हेलो जय हिंद दोस्तों। यूपीपीएससी आर की सीरीज में आप सभी का स्वागत है। इसमें आज हम देखते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 8 को। 7 इससे पहले हो चुके हैं, सभी प्लेलिस्ट में उपलब्ध हैं। देखो आपको पता होगा जो फरवरी में आर का एग्ज़ाम होने वाला है उसी से संबंधित ये मैं प्रैक्टिस सेट आपके सामने लेकर के आता हूँ और इसमें मैं महत्वपूर्ण जीएस के क्वेश्चन आपसे डिस्कस करता हूँ। तो देखो मैं आपसे इतना ही कह सकता हूँ कि आप इस क्लास को डेली मेरे साथ लिया करो, एंड तक इसका सॉल्यूशन और इसके क्वेश्चनों को अच्छे से समझा करो। आपके लिए ये क्लास एग्जाम में देख लेना अच्छे से, काफ़ी इम्पोर्टेंट साबित होगी आपके लिए, महत्वपूर्ण कड़ी साबित होगी आपके एग्ज़ाम को। ठीक है, तो अब चैनल को सब्सक्राइब कर लो और मेरे साथ प्रैक्टिस सेट को कंप्लीट एंड तक देखो। और देखो इसमें अब पहला क्वेश्चन है कि सिरका निम्न में से एक जलीय घोल है और यह पूछा है कि किस पदार्थ में ये जो है सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है। जैसे इसमें ऑप्शन में दिया हुआ है कि ऑक्जेलिक अम्ल, साइट्रिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और एसिटिक अम्ल, इन चारों में से सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो देखो एक सिरका, पहली बात तो ये हो गई कि एक जलीय घोल है, ठीक है, और इसमें पाया जाता है एसिटिक अम्ल। क्या पाया जाता है? एसिटिक अम्ल। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि सिरका का क्वेश्चन आपने देखा होगा बहुत अधिक पूछा जाता है कि सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है। 10-12 पदार्थों के आप अच्छे से जो ये क्या बोलते हैं अम्ल जो पाए जाते हैं, 10-12 पदार्थ हैं वही पूछे जाते हैं घूम फिर के, तो आप उन सभी को अच्छे से याद कर लेना। जैसे कि देखो एसिटिक अम्ल भी पाया जाता है किसमें? सिरका में, ये तो बता ही दिया मैंने आपको। इसके अलावा एक फार्मिक अम्ल पाया जाता है, वो पाया जाता है लाल चींटी में। लाल चींटी का डंक जो जब मार देती है लाल चींटी, तो उसमें पाया जाता है फार्मिक अम्ल। इसके अलावा खट्टे पदार्थ हैं नींबू और संतरा का भी पूछा जाता है, उसमें पाया जाता है साइट्रिक अम्ल। और दही देखो दूध से संबंधित है, लैक्टिक अम्ल, तो दही में क्या पाया जाएगा? लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। इसके अलावा पालक में भी पूछा जाता है, पालक में पाया जाता है ऑक्जेलिक अम्ल, ऑक्जेलिक नहीं ऑक्सेलिक पाया जाता है पालक में, कन्फ्यूजन है थोड़ा। ऑक्सेलिक पाया जाता है पालक में और ऑक्जेलिक पाया जाता है टमाटर में पाया जाता है ऑक्जेलिक। ठीक है, और ऐसा कहा जाता है कि टमाटर को ज़्यादा खाने से जो पथरी होती है वो भी बन सकती है, क्योंकि उसमें ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है उसी की वजह से। इसके अलावा आंवला का भी पूछा जाता है, आंवला में एस्कॉर्बिक अम्ल पाया जाता है आंवला में। और इमली और अंगूर में पाया जाता है टार्टरिक अम्ल। देखो इमली का भी पूछा जा सकता है, इमली में कौन सा? टार्टरिक, और अंगूर में भी टार्टरिक पाया जाता है। तो इन सभी को अच्छे से समझ सकते हो। देखो आगे क्वेश्चन है, चलो इससे छोड़ो, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। ये देखो निम्नलिखित धातु युग्मों में से किस एक में क्रमशः सबसे हल्की और सबसे भारी धातु दी हुई है। तो देखो आपको पता होगा तो आप कर दोगे इसे आसानी से कि सबसे भारी धातु कौन सी है और सबसे हल्की कौन सी है। तो देखो इसके बारे में बताऊं, सबसे हल्की तो है लिथियम और सबसे भारी है ओस्मियम। सबसे हल्की लिथियम और सबसे भारी ओस्मियम। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। देखो जो ये लिथियम है इसका परमाणु क्रमांक आपको पता होगा, इसका परमाणु क्रमांक है लिथियम का 3, और ओस्मियम का ये भी याद कर लेना। ओस्मियम का कितना है फिर? ओस्मियम का है 76। कितना? 76 पूछा जा सकता है। लिथियम का परमाणु क्रमांक कितना है? 3, और इसका ओस्मियम का है 76। ठीक है, तो इस वजह से समझ लेना कि लिथियम सबसे हल्की है और ओस्मियम सबसे भारी धातु है। आगे देखो पुदीना के निम्नलिखित भागों में से किस एक में तेल का अधिकतम प्रतिशत पाया जाता है। देखो पुदीना का आपने दैनिक क्रियाकलापों में देखा होगा, इसका प्रयोग देखा होगा अधिक मात्रा में। तो ये पहले तो ये दिमाग लगाओ कि पुदीना के कौन से भाग का अधिकतम हम प्रयोग करते हैं, यानी उसका जो यूज करते हैं किस काम में यूज करते हैं और कौन से भाग का यूज करते हैं पुदीना का। देखो जैसे गन्ने का जूस पिया होगा आपने, गन्ने का जूस जब पीते हैं तो उसमें पुदीना का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, और पुदीना का जब प्रयोग किया जाता है तो उसमें समझ सकते हो अधिकतम पत्तियों का ही प्रयोग किया जाता है। जैसे जूस में मिलाते हैं, उसमें मशीन में लगा करके गन्ने के साथ निकालते हैं जब जूस को, तो पत्ती का ही समझ लो अधिक प्रयोग किया जाता है। तो पत्ती में ही ये इसका तो इसमें जो तेल पाया जाता है पत्ती में ही अधिकतम पाया जाता है। ठीक है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, पत्ती। आगे देखो अक्सर सुर्खियों में रहने वाली स्टेम कोशिकाओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या कौन से सही हैं स्टेम कोशिकाओं के बारे में। देखो स्टेम कोशिकाएं, देखो इस क्वेश्चन को करने से पहले आपको बता दूं कि ये जो स्टेम कोशिकाएं होती हैं ना, ये सभी बहुकोशिकीय जो जीव होते हैं उन सभी में पाई जाती हैं। यानी बहुकोशिकीय जीव जो होते हैं सभी में पाई जाती हैं ये, और इनका उपयोग भी किया जाता है। जैसे नई औषधियों को परखने में भी किया जाता है इनका प्रयोग। इसके अलावा चिकित्सा थेरेपी में भी प्रयोग किया जाता है। यानी स्टेम कोशिकाओं
का प्रयोग नई औषधियों को परखने में, उनकी जांच पड़ताल करने में, इसके अलावा चिकित्सा थेरेपी में भी किया जाता है इन सभी का प्रयोग। और ये अधिकतर देखा जाए तो सभी यानी जो पाई जाती हैं बहुकोशिकीय जीवों में पाई जाती हैं। तो देखो अब इन्हें करने की कोशिश करते हैं कि स्टेम कोशिकाएं केवल स्तनपायी जीवों में पाई जाती हैं। तो ये तो वैसे ही गलत हो जाएगा, क्योंकि ये जो वर्ड होते हैं ना, केवल, ओनली, मात्र, ये अधिकतर आपको क्वेश्चन को करने में आसानी दे देते हैं बहुत। समझ सकते हो कि 95% से अधिक ऑप्शन वो गलत हो जाएगा अगर इन वर्डों का यूज हुआ हो तो। ठीक है, तो पहला तो ये गलत हो जाएगा। दूसरा देखो, स्टेम कोशिकाएं नई औषधियों को परखने के लिए प्रयोग की जाती हैं, अभी बताया, बिल्कुल सही है। स्टेम कोशिकाएं चिकित्सा थेरेपी के लिए प्रयोग की जाती हैं, तो ये भी ठीक है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 2 और 3, ऑप्शन भी सही है इसका, 2 और 3। आगे देखो, निम्नलिखित में से किसका निर्माण हमारे शरीर में नहीं होता है? हमारे शरीर में किसका निर्माण नहीं होता है? क्या विटामिन का नहीं होता है, प्रोटीन का नहीं होता है, एंजाइम का नहीं होता है, या हार्मोन का नहीं होता है? देखो मैं ये नहीं कह रहा कि संपूर्णतः शरीर में ही निर्माण हो, इसमें ये पूछा है कि किसका निर्माण नहीं होता है शरीर में। बाहर से भी ले सकते हो, और शरीर में, इसमें यही पूछा है कि शरीर में निर्माण ना हो, अधिक उसको बाहर से ही लेना पड़ता है। लेकिन 3 ऑप्शन ऐसे हैं जिसका शरीर में भी निर्माण हो सकता है और बाहर से भी ले सकते हो। ठीक है, तो ये बताना है इसमें किसका शरीर में निर्माण नहीं होता है। तो देखो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी ये जो विटामिन दिया हुआ है इसका निर्माण हमारे शरीर में नहीं होता है। ठीक है, तो समझ लेना हमारे शरीर में विटामिन का निर्माण नहीं होता है। देखो विटामिन के बारे में आपको बताऊं कि विटामिन जो होती हैं ये एक प्रकार की कार्बनिक यौगिक होती हैं। क्या होती हैं? कार्बनिक यौगिक होती हैं। और अच्छे से समझ लो कि विटामिन जो होती हैं शरीर की सामान्य वृद्धि और रोगों से रक्षा के लिए आवश्यक होती हैं, यानी ये विटामिन के द्वारा ही शरीर की सामान्य वृद्धि भी होती है। इसके अलावा ये जो विटामिन है शरीर की जो रोग हो जाते हैं उससे रक्षा करती है। अगर इनकी शरीर में कमी हो जाए तो समझ सकते हो कि तरह तरह के रोग उत्पन्न हो जाते हैं शरीर में। ठीक है, जैसे विटामिनों के बारे में आपने पढ़ा होगा, विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, डी, उस हिसाब से पढ़े होंगे। लेकिन एक पॉइंट और याद कर लो कि ये जो विटामिन होती है ना, शरीर को कोई कैलोरी प्राप्त नहीं होती है इससे, यानी विटामिन से हमें कोई कैलोरी ऊर्जा प्राप्त नहीं होती है। लेकिन ये इनका जो कार्य होता है ना, जो शरीर की उपापचय क्रिया होती हैं उनको बढ़ा देती हैं ये। ठीक है, शरीर की जो उपापचय क्रिया होती है उसको बढ़ा देती हैं, लेकिन हमें ये कोई कैलोरी ऊर्जा प्राप्त नहीं होती है इनसे। ठीक है, जैसे विटामिन ए है, विटामिन ए का रासायनिक नाम भी पूछा, जितनी भी विटामिन है सभी का रासायनिक नाम याद कर लेना, आप पूछा जा सकता है एग्जाम में, पूछने की संभावना रहती है उससे। जैसे विटामिन ए है उसको कहा जाता है रेटिनॉल कहा जाता है विटामिन ए को। इसके अलावा B1 को कहा जाता है थायमिन, B1 को ही याद कर लेना। और इसके अलावा B12 भी है, उसको क्या कहा जाता है? कोबालमिन कहा जाता है उसको, साइनोकोबालमिन। B12 को उसकी कमी से कौन सा रोग हो जाता है? उसकी विटामिन B12 से कैंसर से संबंधित है B12। और देखना, आप बताना इसे कमेंट बॉक्स में, मुझे कन्फ्यूजन है उसमें थोड़ा। ठीक है, और B1 से बेरी बेरी हो जाता है, ए से रतौंधी होता है, और विटामिन सी को एस्कोर्बिक अम्ल कहा जाता है, और उसकी कमी से स्कर्वी रोग हो जाता है। इसके अलावा विटामिन डी भी है, उसका है कैल्सीफेरॉल। विटामिन डी यानी सूर्य का जो प्रकाश है उसमें पर्याप्त मात्रा में मिलती है, उससे जो विटामिन डी है उससे सूखा रोग भी हो जाता है। ठीक है, पूछा जा सकता है आपसे। विटामिन ई भी इम्पोर्टेंट हो जाती है, उसको टोकोफेरॉल कहा जाता है, विटामिन ई को कहा जाता है टोकोफेरॉल। इसके अलावा विटामिन के और है, वो और याद कर लेना, के की कमी से खून का थक्का नहीं जमता है। ठीक है, पता होगा आपको, और उसको कहा जाता है नेप्थोक्विनोन। ठीक है, तो इन सभी विटामिनों के नाम याद कर लो और इनके रोग कर लो। अब देखो आपके सामने ये सूची दी हुई है, इसका मिलान करना है आपको कि पहली सूची और सेकंड सूची का। एक साइड में देखो ओटाइटिस, एन्सेफेलाइटिस, लेरेंजाइटिस, हेपेटाइटिस, तो ये संबंधित रोग ही दिए हुए हैं आपको और इन सभी का मिलान करना है आपको। तो देखो करते हैं इसे। ओटाइटिस किससे संबंधित है? ये कान से संबंधित है, इसका सही जवाब हो जाएगा कान। और एन्सेफेलाइटिस का संबंध है मस्तिष्क से। और लेरेंजाइटिस इसका संबंध है गले से। और हेपेटाइटिस यह यकृत से संबंधित है। तो देखो ए का 2 हो जाएगा और बी का 4, 2 4 1 3, 2 4 1 3 देखना है, तो 2 4 1 3 है, ऑप्शन ए सही है इसका। दोबारा देख लो, ओटाइटिस कान से, एन्सेफेलाइटिस ये मस्तिष्क से, लेरेंजाइटिस ये गले से, और हेपेटाइटिस ये यकृत से।
आगे देखो, एक वर्णांध पुरुष एक सामान्य महिला से विवाह करता है, वर्णांधता के लक्षण उत्पन्न होंगे। किस में होंगे वर्णांधता के लक्षण? अगर एक वर्णांध पुरुष है, अगर वह एक सामान्य महिला से, यानी जो सामान्य है उसके कोई वर्णांध नहीं है और वर्णांधता पुरुष की है, अगर उससे शादी करता है तो जो उसके औलाद होगी उसमें से ये संबंधित है, उसमें किस में, यानी पुत्र में या पुत्री में किस में लक्षण पाए जाएंगे ये? देखो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। एक वर्णांध पुरुष अगर एक सामान्य महिला से विवाह करता है तो इसमें याद रख लेना, ना तो उसके पुत्र में जाएंगे ये लक्षण, ना उसकी पुत्री में जाएंगे, ठीक है, और ना पुत्रों के पुत्रों में जाएंगे। तो ये किस में जाएंगे? जो इन दोनों की ये जो पुत्री होगी वो इसमें वाहक का कार्य करेगी, ना कि उसको होगा ये रोग, ठीक है। वाहक का यानी एक से दूसरे में भेजने का कार्य करेगी, यानी वाहक का, साधन का कार्य करेगी। जैसे आप दिल्ली से मथुरा जा रहे हो तो किसके माध्यम से जा रहे हो? जैसे गाड़ी के माध्यम से, तो गाड़ी आपका वाहक का कार्य करती है, उसी वजह से इसमें इन दोनों की पुत्री वाहक का कार्य करेगी और वो रोग आगे जाकर के किसके होगा? फिर उस पुत्री के पुत्रों को होगा। किसका? किसको होगा? उस पुत्री के पुत्रों को, ठीक है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी। आगे देखो, अब ये देखना है कि कौन सुमेलित नहीं है। थायमीन, विटामिन डी, विटामिन के, नियासिन। क्या थायमीन यानी विटामिन B1 की वजह से ये बेरी होता है? तो इसका तो अभी बताया था, बिल्कुल ठीक है। और विटामिन डी की वजह से सूखा रोग होता है, ये भी ठीक है। क्या विटामिन के की वजह से बंध्यापन होता है? और नियासिन की वजह से पेलाग्रा होता है? विटामिन के की वजह से। तो देखो, ये जो विटामिन के दी हुई है इसके बारे में ऐसा तो हमने कुछ भी नहीं पढ़ा है कि बंध्यापन रोग जो होता है विटामिन के की वजह से होता है, तो यही गलत हो जाएगा इसका मिलान है। इसके बारे में फिर क्या पढ़ा है हमने विटामिन के बारे में? अभी थोड़ी देर पहले बताया था मैंने कि विटामिन के की कमी हो जाती है, यानी नेप्थोक्विनोन की कमी हो जाती है अगर शरीर में, तो उससे जो चोट लग जाती है, जैसे ब्लड निकलता है तो उसका थक्का नहीं जमता है, यानी ब्लड चलता ही रहता है। तो इसका यही जवाब हो जाएगा और इसमें यही पूछा है कि जो गलत है। और फिर आगे नियासिन की वजह से होता है पेलाग्रा, ठीक है। तो एक बार और रिवाइज कर लो कि थायमिन, विटामिन ए को कहते हैं थायमिन, विटामिन ए को कहते हैं रेटिनॉल, बी को कहते हैं B1 को कहते हैं थायमिन, सी को एस्कॉर्बिक अम्ल, डी को कैल्सीफेरॉल और ई को कहते हैं टोकोफेरॉल और के को कहते हैं नेप्थोक्विनोन, ठीक है। तो इसका जवाब हो जाएगा सी। आगे देखो, केसिन दुग्ध होता है, केसिन दुग्ध होता है, यानी केसिन जो है दूध में पाया जाता है। ये क्या होता है? क्या ये जीवाणु है, शर्करा है, वसा है या प्रोटीन है? केसिन क्या है? केसिन के बारे में आपने पढ़ा होगा अच्छे से, तो बताना है आपको कि केसिन दुग्ध में जो पाया जाता है वो क्या होता है। तो याद रखना, ये भी पूछा जा सकता है कि दूध में कौन सी प्रोटीन पाई जाती है, तो उसका सही जवाब होगा आपका केसिन, ठीक है। तो ये है एक प्रोटीन, दूध में पाई जाने वाली प्रोटीन का नाम क्या है? केसिन। और इस केसिन के बारे में एक पॉइंट याद ये और कर लेना अच्छे से कि जो दूध का पीला रंग जो होता है इसी प्रोटीन की, यानी केसिन की वजह से ही होता है दूध का पीला रंग। किसकी वजह से? केसिन की वजह से ही। सॉरी देखो, इसे सही करो। ये जो केसिन प्रोटीन है इसकी वजह से तो सफ़ेद रंग होता है। क्या? सफ़ेद में कन्फ्यूज हो गया थोड़ा। और एक और है प्रोटीन कैरोटीन, इसकी वजह से होता है पीला। तो ये दोनों पाई जाती हैं दूध में, यानी सफ़ेद होता है केसिन की वजह से और कैरोटीन की वजह से पीला होता है, ठीक है। इन दोनों को देख लेना, यानी सफ़ेद किसकी वजह से? केसिन की वजह से। देखो, सफ़ेद पीले के मुकाबले बड़ा वर्ड है तो ये छोटे नाम की वर्ड से यानी केसिन से होगा। और कैरोटीन में थोड़ा बड़ा वर्ड है तो ये नीला, वो पीला, इसमें छोटा है तो ये बड़े का छोटे से, छोटे का बड़े से, इस हिसाब से याद कर सकते हो आप। यानी कैरोटीन की वजह से पीला कलर होता है दूध का और केसिन की वजह से होता है सफ़ेद। आगे देखते हैं, एक सेकंड। देखो, जैन दर्शन के अनुसार सृष्टि की रचना एवं पालन पोषण, अब ये कथन दिए हुए हैं आपके सामने कि जैन दर्शन के अनुसार सृष्टि की रचना एवं पालन पोषण जो होता है किस तरह से होता है, किसकी वजह से होता है? क्या सार्वभौमिक विधान से हुआ है, या सार्वभौमिक सत्य से हुआ है, सार्वभौमिक आस्था से हुआ है, या सार्वभौमिक आत्मा से हुआ है? जैन धर्म के अनुसार बताना है आपको कि सृष्टि की रचना और उसका पालन पोषण। तो देखो, इसका सही जवाब हो जाएगा इसमें ऑप्शन जो ये बी दिया हुआ है ना, ये सही हो जाएगा इसका। जो जैन धर्म के अनुसार मान्यता है कि जो सृष्टि की रचना और उसका पालन पोषण हुआ है वो सार्वभौमिक सत्य से हुआ है। जैसे देखो, जैन धर्म के बारे में बताऊं आपको कि पढ़ा होगा आप, जैन धर्म ईश्वर को नहीं मानता है, ये भी पढ़ा होगा आपने, यानी ईश्वर में कोई विश्वास नहीं है इस धर्म के अनुसार,
किंतु इसकी जो सृष्टि का कारण इसने बताया है, ईश्वर को तो नहीं बताया है। यह संसार के बारे में बताता है कि ये अनादिकाल से विद्यमान है, यानी जैन धर्म के अनुसार जो संसार है वो अनादिकाल से इसका अस्तित्व है, यानी अनादिकाल से ये विद्यमान है। और इसमें इसने ईश्वर को मान्यता नहीं दी है कहीं पर भी, और संसार वास्तविक है, किंतु इसकी सृष्टि के बारे में इसने बताया कि इसका कारण ईश्वर नहीं है। ये इम्पोर्टेंट है, इसके बारे में याद कर लेना। और इसका अस्तित्व जो इसने बताया वो शाश्वत बताया है। और यह संसार में 6 जो द्रव्य हैं उसके बारे में बताता है कि जैसे जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल, इसमें निर्मित बताया है इसने इसको। ठीक है, जो 6 द्रव्य हैं उससे निर्मित बताया है कि जो 6 द्रव्य हैं वो सभी याद कर लो, जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल, इससे निर्मित बताया है इसने। ठीक है, इस सृष्टि और संसार को तो समझ सकते हो कि जैन धर्म के अनुसार देखा जाए तो सृष्टि की रचना और पालन पोषण हुआ है सार्वभौमिक सत्य से। आगे देखो, निम्नलिखित में से कौन सा अशोककालीन अभिलेख खरोष्टी लिपि में लिखा हुआ है? अशोककालीन अभिलेख के बारे में पूछा है कि कौन सा अभिलेख है इसका जो खरोष्टी लिपि में लिखा हुआ है। आप सभी को पता होगा कि अशोक के द्वारा 4 लिपियों में जो अभिलेख लिखवाए गए थे वो 4 लिपियों में लिखवाए गए थे। जैसे ब्राह्मी लिपि में लिखवाया था इसने, खरोष्टी में। एक और लिपि थी अराइमेइक लिपि थी। उसके अलावा यूनानी लिपि का भी प्रयोग किया था इसने। ठीक है, तो इसमें जो अशोक का अभिलेख है उसके बारे में पूछा है, इन चारों में से कौन सा है जो खरोष्टी लिपि में लिखा हुआ है, तो बताना है आपको इसमें। तो देखो, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी जो दिया हुआ है, ये शाहवाजगढ़ी। ये जो शाहवाजगढ़ी अभिलेख है इसमें इसने खरोष्टी लिपि का प्रयोग किया है। तो याद रखना, देखो शाहवाजगढ़ी अभिलेख में इसने खरोष्टी लिपि का प्रयोग किया है। ठीक है, और एक चीज़ और याद रखना, जो इसकी लिपि की जो भाषा थी ना, इसको लिखवाने की, अभिलेखों को लिखवाने की इसकी कौन सी भाषा थी? प्राकृत भाषा का प्रयोग किया था इसने। किसका? प्राकृत भाषा का। और एक चीज़ और देखो, इसमें कॉमन है, थोड़ा यूज करो इसे, कि जैसे शाहनवाज है, शाहनवाज याद करने की वो बता रहा हूँ। जैसे पाकिस्तान के प्रधानमंत्री रह चुके हैं शाहनवाज खान, तो उससे संबंधित याद कर सकते हो कि ये शाहनवाज खान, ये जो शाहनवाजगढ़ी जो ये अभिलेख है अशोक का, ये कहाँ से मिला है? तो पाकिस्तान के पेशावर ज़िले में मिला है। ये शाहनवाजगढ़ी जो अभिलेख है कहाँ से मिला है? पाकिस्तान के पेशावर से। और ये जो आपके सामने दिया हुआ है कालसी अभिलेख, ये अशोक का ही है, और ये उत्तराखंड में है। कहाँ? उत्तराखंड के देहरादून में। और ये गिरनार कहाँ पर है? गुजरात में। गुजरात में ही देखा होगा, गिरनार पर्वत पर ही, ये गिरनार नहीं है, गिरनार है। गिरनार पर्वत पर ही सुदर्शन झील का निर्माण करवाया गया था उसके द्वारा, चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा। किसके द्वारा? सुदर्शन झील का निर्माण किसने करवाया था? चंद्रगुप्त मौर्य ने, गिरनार पर्वत पर ही। और ये मेरठ तो शहर ही है यूपी का। आगे देखो अब, कि निम्नलिखित में से कौन एक मगध साम्राज्य की राजधानी नहीं रहा? मगध साम्राज्य की राजधानी कौन सा नहीं रहा? गिरिव्रज यानी राजगृह ये तो रही, पाटलिपुत्र भी रही, और राजगृह और गिरिव्रज ये तीनों रही, वैशाली भी रही, लेकिन ये जो कौशाम्बी दिया हुआ है ये नहीं रही। ठीक है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, कौशाम्बी। और देखो, मगध राज्य पर सबसे पहले ये भी पूछा जा सकता है कि मगध राज्य पर सबसे पहले शासन किस वंश ने किया था? तो इसके बारे में बता दूं, इस पर शासन किया था हर्यक वंश ने। किसने? हर्यक वंश ने इस पर शासन किया था। और शासक कौन था? बिम्बसार। 544 से लेकर के तकरीबन 412 के करीब तक शासन किया था हर्यक वंश ने। आपको पता होगा इसके बारे में। आगे देखो, धर्म तथा ऋतु भारत की प्राचीन वैदिक सभ्यता के एक केंद्रीय विचार को चित्रित करते हैं। इस संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। धर्म तथा ऋतु भारत की प्राचीन वैदिक सभ्यता के एक केंद्रीय विचार को चित्रित करते हैं। इस संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। धर्म तथा ऋतु के बारे में देखो, इसमें पहला है कि धर्म व्यक्ति के दायित्वों एवं स्वयं दूसरों के प्रति व्यक्तिगत कर्तव्यों की संकल्पना था क्या? धर्म व्यक्ति के दायित्वों एवं स्वयं तथा दूसरों के प्रति व्यक्तिगत कर्तव्यों की संकल्पना था क्या? तो देखो, ये मुझे तो सही लग रहा है, पहला तो सही लग रहा है मुझे, कि धर्म व्यक्ति के दायित्वों एवं स्वयं तथा दूसरों के प्रति व्यक्तिगत कर्तव्यों की संकल्पना था। दूसरा है इसमें ऋतु मूलभूत नैतिक विधान, जो ऋतु थी मूलभूत नैतिक विधान था।
जो सृष्टि और उसमें अंतर्निहित सारे तत्वों के क्रियाकलापों को संचालित करता था। तो ये भी ठीक लग रहा है मुझे। तो इस वजह से इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, 1 और 2 दोनों। आगे देखो, हड़प्पा कालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है। देखो, हड़प्पा सभ्यता के बारे में पढ़ लेना चाहिए आपको, क्योंकि क्वेश्चन 1-2 पूछा ही जाता है इससे। कि जैसे देखो, हड़प्पा शहर की स्थापना की गई थी सबसे पहले 1921 में की थी। किसने की थी, दयाराम साहनी ने। और ये रावी नदी के किनारे खोजा गया था, किसके, रावी नदी के किनारे। और हड़प्पा सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता क्यों कहा जाता है, इसीलिए कहा जाता है क्योंकि सबसे पहला खोजा गया शहर हड़प्पा ही था। ठीक है, और सिंधु नदी के किनारे फिर खोज की थी आगे चल करके राखलदास बनर्जी ने 1922 में, 1 साल बाद मोहनजोदड़ो की, और वो सिंधु नदी के किनारे है। ठीक है, तो देखो, हड़प्पाकालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है। देखो, तांबे की हो चुकी है, चांदी की भी हो चुकी है, सोने की भी हो चुकी है। तो ये तीनों तो इसमें खोज हो चुकी है, लेकिन ये जो ऑप्शन डी लोहा दिया हुआ है, इसकी खोज नहीं हुई है। देखो, आपने वैदिक सभ्यता के बारे में पढ़ा होगा, जैसे ये तो सिंधु घाटी सभ्यता हो गई, इसके बाद आपने वैदिक सभ्यता के बारे में पढ़ा होगा, तो उसमें देखा होगा कि उसी में खोज की गई थी, यानी 1000 BC में की गई थी उसकी लोहे की खोज। और उसका प्रयोग तो 600 BC से स्टार्ट हुआ था, लेकिन खोज लोहे की गई थी वैदिक सभ्यता में 1000 BC में। वैदिक सभ्यता का जो टाइम पीरियड है वो 1500 BC से लेकर के 600 BC के मध्य माना जाता है। तो इसी वजह से समझ सकते हो कि लोहे की खोज हुई थी उसमें वैदिक सभ्यता में, यानी सिंधु घाटी सभ्यता के बाद। तो इस वजह से इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी। और एक चीज़ और बता दूं, ये जो लोहे की खोज की गई थी ना वैदिक सभ्यता में, ये कहाँ की गई थी, ये यूपी में की गई थी। और यूपी की एक जगह अंतरजी खेड़ा, कहाँ पर, अंतरजी खेड़ा पर खोज की गई थी इसकी। और 600 BC से इसका लोहे का यानी प्रयोग होना स्टार्ट हो गया था, इसका लिखित रूप में यानी अवशेष मिले भी हैं इसके। तो कह सकते हो इसके लोहे के सिंधु घाटी सभ्यता में कहीं भी कोई साक्ष्य नहीं मिले। आगे देखो, आरंभिक मध्ययुगीन समय में भारत में बौद्ध धर्म का पतन किस या किन कारणों से शुरू हुआ। आरंभिक मध्ययुगीन समय में बौद्ध धर्म के पतन का कारण पूछा है, इसमें से कौन सा सही लग सकता है आपको। बौद्ध धर्म के पतन का आरंभिक कारण, देखो पहला है इसमें, उस समय तक बुद्ध विष्णु के अवतार समझे जाने लगे और वैष्णव धर्म का हिस्सा बन गए। तो देखो, अच्छे से देखो, ये कारण इंपॉर्टेंट हो सकता है इसके बारे में, बौद्ध धर्म के पतन के बारे में, कि उस समय बुद्ध जो है विष्णु के अवतार समझे जाने लगे थे। आपने बुद्ध के इसके बौद्ध धर्म से संबंधित पढ़ा होगा, तो ये समझा होगा कि जब एंड हुआ था यानी पतन की राह पर पहुंचा था बौद्ध धर्म, तो उस टाइम में विष्णु यानी महात्मा बुद्ध को विष्णु का अवतार समझा जाने लगा था, और यह वैष्णव धर्म का हिस्सा बन गए। जब समझा जाने लगा तो वही विष्णु की भी पूजा होने लगी और उसका समर्थन करने लगे, उसकी तरफ आकर्षित होने लगे। तो ये कारण भी हो सकता है, ठीक है, हो सकता नहीं है ही ये कारण तो, ठीक। और दूसरा है इसमें, अंतिम गुप्त राजा के समय तक आक्रमण करने वाली मध्य एशिया की जनजातियों ने हिंदू धर्म को अपनाया और बौद्धों को सताया, ऐसा कोई भी कारण नहीं है। गुप्त वंश के राजाओं ने बौद्ध धर्म का पुरजोर विरोध किया, तो ऐसा भी कोई नहीं है। तो ये भी गलत हो जाता है कि क्योंकि गुप्त जो शासक थे वो तो इससे पहले थे, ठीक है, तो ये भी गलत हो जाता है। तो इसमें से एक ही सही है, केवल एक। देखो, और भी कारण है, कई और भी बता दूं आपको, कि जैसे देखो, एक तो ये जो बौद्ध धर्म था इसमें इन्होंने संस्कृत भाषा को अपनाया था, जो कि काफ़ी कठिन थी। उसके अलावा जो हिंदू धर्म था उसमें आसान भाषा थी, यानी ऐसे कह सकते हो हिंदी या पाली हिंदी तो मत सोचो, पाली प्राकृत जो भाषाएं थीं वो सभी आसान थीं थोड़ी संस्कृत से, तो ये भी कारण हो सकता है इसके पतन का। इसके अलावा जो बौद्ध थे उनके द्वारा अत्यधिक दान, यानी बौद्ध जो मठ हुआ करते थे उस पर अत्यधिक यानी अधिक संख्या में दान, उसके अलावा धन संग्रह के कारण भी बौद्ध जो मठ थे वो भ्रष्टाचार के अड्डे बनते गए। इसके अलावा बौद्ध भिक्षु आलसी और ऐश्वर्य प्रेमी भी होते गए, ये भी कारण होते हैं, क्योंकि आदमी ऐश्वर्य और आलसी हो जाएगा तो उसका पतन का कारण भी वो इम्पोर्टेंट हो जाता है। इसके अलावा आम जनता में बौद्ध धर्म की छवि खराब होती गई, और कई कारण हैं इसमें, कि जैसे जब उन्होंने विष्णु धर्म को समझना लगा, विष्णु भगवान को यानी बौद्ध धर्म को विष्णु भगवान का अवतार समझने लगे वो, तो उससे उनकी आस्था हिंदू धर्म में भगवान विष्णु में बढ़ती गई, जिस वजह से वो फिर धर्म परिवर्तित करते गए, या फिर ऐसे कह सकते हो हिंदू धर्म से उस बौद्ध धर्म का विलय उसमें हिंदू धर्म में होने लगा, ठीक है। तो समझ सकते हो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। आगे देखो, निम्नलिखित मध्ययुगीन शासकों में से कौन एक उच्च शिक्षित था।
मध्ययुगीन शासकों में से कौन एक है जो उच्च शिक्षित था? इस ऑप्शन चारों में देखना है। इब्राहिम लोदी सबसे गंवार यही लगता है मुझे। अलाउद्दीन खिलजी ये होशियार था काफ़ी और प्रशासक भी था। शेर शाह सूरी भी काफ़ी प्रशासक था। लेकिन इसमें पूछा है उच्च शिक्षित, इन चारों में सबसे उच्च शिक्षित देखा जाए तो ऑप्शन डी है, ऑप्शन ए है सॉरी, बलबन। बलबन जो है ये काफ़ी यानी उच्च शिक्षित था, ऐसे कह सकते हो। एक विद्या और शिक्षा का प्रेमी था और इसने मध्य एशिया के अनेक राजकुमारों तथा विद्वानों को अपने यहाँ शरण दी थी। मध्य एशिया के काफ़ी राजकुमार और काफ़ी विद्वान इसके टाइम में आए थे। ठीक है, तो ऑप्शन ए इसका सही हो जाता है। बलबन के बारे में बताऊं, लोह रक्त की नीति के लिए संबंधित है ये। बलबन के द्वारा ही लोह रक्त की नीति चलाई गई थी। देखो अमीर खुसरो जो अलाउद्दीन खिलजी के दरबारी कवि थे, वो दरबारी कवि तो अलाउद्दीन खिलजी के थे, लेकिन कविताएं बलबन के टाइम से उन्होंने स्टार्टिंग कर दी थी। और बलबन एक तुर्क था, याद रखना। और इसका वास्तविक नाम भी पूछा जा सकता है। इससे बलबन के बारे में बताऊं, इसका वास्तविक नाम था बहाउद्दीन। क्या था इसका? बहाउद्दीन। और इसके द्वारा एक प्रथा थी दिल्ली सल्तनत में, इंपॉर्टेंट है वो, सिजदा और पाइबोस। सिजदा और पाइबोस ये प्रथा भी इसके द्वारा शुरू की गई थी, बलबन के द्वारा। इसके अलावा इसके द्वारा ही एक नवरोज त्यौहार है जो फारसी नववर्ष है उसको कहा जाता है, उसकी भी स्टार्टिंग इसके द्वारा की गई थी। ठीक है, इसके द्वारा खुद को पता क्या कहा गया था? खुद के द्वारा इसने कहा था खुद को नियावत ए खुदाई, यानी ये खुद को खुदा की परछाई बताता था। और दो विभाग और इससे संबंधित याद कर लो कि राजस्व विभाग था इसके द्वारा बनाया गया था, जिसको कहा जाता था इसके टाइम में दीवाने विजारत इसके टाइम में राजस्व विभाग को, और सैन्य विभाग को कहा जाता था दीवाने आरिज। तो इन दोनों विभागों को अच्छे से याद कर लेना, इसके बारे में पूछा जाता है। और इसके बारे में और बताऊं कि इसी के टाइम में मंगोलों का दूसरा आक्रमण भी हुआ था। पहला तो हुआ था इल्तुतमिश के टाइम में और दूसरा हुआ था इसी के टाइम में मंगोलों के, तीसरा अलाउद्दीन खिलजी के टाइम में होगा फिर आगे। ठीक है, और इसने फिर अपने बेटा को भेजा था उसे रोकने के लिए। शहजादा मोहम्मद था उसका नाम, जिसमें इसके पुत्र की मृत्यु हो गई थी। और याद रखना अपने पुत्र वियोग में ही इसने अपने प्राण त्याग दिए थे। पुत्र वियोग में मरने वाला दिल्ली सल्तनत का शासक था कौन? बलबन। और फिर इसकी कब्र आगे बना दी गई दिल्ली में ही, मेहरौली पार्क है दिल्ली में, वहाँ पर बना दी गई है। ठीक है, तो समझ सकते हो काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये बलबन, इसके बारे में पढ़ लेना आप। अब आगे देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन भक्ति आंदोलन का प्रस्तावक नहीं था? निम्नलिखित में कौन ऐसा है इन चारों में जो भक्ति आंदोलन का प्रस्तावक नहीं है? क्या नागार्जुन, त्यागराज या वल्लभाचार्य? भक्ति आंदोलन से कौन सा संबंधित नहीं है इसमें? क्वेश्चन नंबर 18 में बता दो। तो देखो इसके बारे में बता दूं कि इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, नागार्जुन। जो है कौन? नागार्जुन। ये भक्ति आंदोलन का प्रस्तावक नहीं है। बाकी ये त्यागराज, तुकाराम, वल्लभाचार्य ये सभी हैं। देखो ये जो ऑप्शन बी में जो दिया हुआ है तुकाराम, इसके बारे में बता दूं कि ये महाराष्ट्र से संबंधित हैं और एक स्थान है पढ़रपुर, वहाँ से संबंधित हैं ये। और विट्ठल के महान उपासक हैं। किसके? विट्ठल के। और ये किस संप्रदाय से हैं? बरकरी, लिख देता हूँ, बरकरी संप्रदाय से संबंधित हैं ये जो तुकाराम है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और ये शिवाजी के समकालीन भी हैं, तो याद रखना ये शिवाजी के समकालीन थे। देखो शिवाजी के बारे में बता दूं, उनके आध्यात्मिक गुरु भी पूछे जाते हैं तो वो थे समर्थ रामदास। इसके अलावा राजनीतिक गुरु या संरक्षक भी पूछे जाते हैं तो वो थे दादा कोंडदेव। देखो कन्फ्यूजन मत होना, संरक्षक और राजनीतिक थे कोंडदेव और आध्यात्मिक थे समर्थ रामदास, शिवाजी के गुरु थे ये। देखो आगे क्वेश्चन है कि दिल्ली के किस सुल्तान ने ब्राह्मणों पर भी जजिया लगा दिया था? कि कौन सा सुल्तान है जिसने ब्राह्मणों पर भी जजिया लगा दिया था? तो देखो 2-3 दिन पहले ही बताया था मैंने, ये है फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक ये जो था, ये तुगलक वंश का महत्वपूर्ण शासक था। इसके बारे में कहा जाता है कि इसकी यानी राजनीतिक तौर पर इसके बारे में देखा जाए तो इसकी तुलना की गई है उससे अकबर से, और कट्टरता में ये औरंगजेब के समान बताया गया है। तो याद रखना इसके द्वारा ब्राह्मणों पर भी जजिया लगा दिया गया था फिरोज शाह तुगलक के द्वारा। और इसके बारे में महत्वपूर्ण पॉइंट और याद रख लो कि फिरोज शाह तुगलक ही वो शासक था जिसके द्वारा दिल्ली सल्तनत में सबसे अधिक नहरों का निर्माण किया गया था। इसके अलावा इसने काफ़ी शहरों की भी स्थापना की थी, जैसे हिसार, फतेहाबाद, फिरोजपुर, फिरोजा कोटला दिल्ली में, फिरोजाबाद भी है, जौनपुर भी है जोना खां के नाम पर। इसका बड़ा भाई था जोना खां, उसके नाम पर किया था। उसी को कहा जाता है भारत का सिराज, यानी सिराज जो ईरान में जगह है जो शिक्षा के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, फिरोज शाह तुगलक था जिसने ब्राह्मणों पर भी जजिया लगा दिया था। और इसने जो चक्रपाण जगन्नाथ का जो मंदिर है ना, उसको भी नष्ट किया था, इसी के द्वारा किया गया था। इसके अलावा इसने ज्वालामुखी मंदिर भी है हिमाचल प्रदेश में, उसको भी नष्ट इसी के द्वारा किया गया था।
और इसके द्वारा वो जो अशोक का टोपरा स्तंभ है, टोपरा और मेरठ स्तंभ है, उसको दिल्ली स्थानांतरित किया गया था इसके द्वारा। टोकरा सॉरी, ठीक है। आगे देखते हैं अब। विक्रमशिला नामक प्राचीन विश्वविद्यालय की स्थापना बंगाल के किस शासक ने की थी? विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? देखो, पाल वंश का प्रमुख शासक था धर्मपाल, इसके द्वारा की गई थी। विक्रमशिला जो बिहार में स्थित है यूनिवर्सिटी, इसकी स्थापना की गई थी। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसके द्वारा? धर्मपाल के द्वारा। और देखो, धर्मपाल के बारे में आपको याद आ रहा होगा, जो कन्नौज पर त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ था उसके बारे में, जैसे 3 राजवंशों ने उसमें भाग लिया था, जैसे पाल वंश, ये धर्मपाल वाला हो गया। इसके अलावा राष्ट्रकूट वंश जो ध्रुव और वो जो है यानी दक्कन के क्षेत्र से संबंधित जो है, गुजरात दक्कन की तरफ से। और ये जो तीसरा था गुर्जर प्रतिहार वंश, जिसमें राजराज और ये भोज वगैरह जो हुए थे। तो कह सकते हो धर्मपाल उसी त्रिपक्षीय संघर्ष में से एक था, ठीक है। इसके द्वारा विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना बिहार में की गई थी, हाँ बिहार में ही की गई थी, और ये बंगाल का शासक था। आगे देखो, क्वेश्चन नंबर 21 है कि स्थानीय शासन व्यवस्था को किस वायसराय के समय में प्रोत्साहन मिला था? स्थानीय स्वशासन कह सकते हो। देखो, रिपन भी काफ़ी महत्वपूर्ण वायसराय हुआ है भारत में। ये काफ़ी भारतीय इतिहास में देखा जाए तो काफ़ी स्थान रखता है ये। इसी को भारत में जो जनगणना हुई थी उसका जनक माना जाता है। देखो, इसी के टाइम से जो नियमित जनगणना हुई थी, वैसे तो मेय को टाइम से हुई थी, लेकिन इसी को श्रेय दिया जाता है नियमित का। इसके अलावा 1881 में ही आया था, इसी के टाइम में कारखाना अधिनियम, जो प्रथम कारखाना अधिनियम था वो रिपन के टाइम में ही आया था, जिसमें आपने देखा होगा बाल श्रम जो था उसको प्रतिबंधित किया गया था। बाल श्रम के बारे में आर्टिकल उसमें 23-24 में प्रावधान किया गया है, आपने उसमें पढ़ा होगा अच्छे से। देखो, 1882 में ही इसी के सामने स्थानीय स्वशासन की स्टार्टिंग की गई थी। कब की गई थी? इसकी 1882 में की गई थी। इसके अलावा 1882 में ही इसी के टाइम में वर्नाकुलर प्रेस अधिनियम भी आया था। वर्नाकुलर प्रेस अधिनियम जो था 1882 में रिपन के टाइम में ही आया था। इसके अलावा हंटर कमीशन भी आया था इसी के टाइम में, यानी हंटर आयोग, जो प्रारंभिक शिक्षा के सुधार से संबंधित था। पूछा जा सकता है कि हंटर कमीशन या हंटर आयोग किससे संबंधित था? प्रारंभिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा, उच्च शिक्षा। तो याद रखना, ये प्रारंभिक शिक्षा से संबंधित था 1882 का हंटर कमीशन, जो लॉर्ड रिपन के टाइम में आया था। किसके में? रिपन के में। इसने इसी के टाइम में 1882 में ही जो ICS की परीक्षा होती थी ना, उसी के लिए जो न्यूनतम आयु थी उसे उसकी आयु को 19 से फिर से दोबारा 19 वर्ष से बढ़ा दिया गया था इसी के टाइम में। जैसे पहले घटा दिया गया था, 21 से 19 कर दिया गया था, तो इसी के टाइम में फिर 19 से 21 कर दिया गया था न्यूनतम आयु जो ICS परीक्षाएँ होती हैं। तो समझ सकते हो, स्थानीय शासन व्यवस्था को प्रोत्साहन मिला था लॉर्ड रिपन के टाइम में। तो इसी को स्थानीय स्वशासन का जनक भी कहा जाता है, लॉर्ड रिपन को। आगे देखते हैं अब कि निम्नलिखित में से किसने असहयोग आंदोलन को समर्थन दिया परंतु इसके परिणाम नहीं देख सका? कौन था ये जिसने असहयोग आंदोलन को समर्थन तो दिया था लेकिन वो इसके परिणाम नहीं देख सका था, उसकी पहले ही मृत्यु हो गई थी। तो ये कौन था? ऑप्शन ए सही है, बाल गंगाधर तिलक। इन्हीं के नाम पर उसी दिन तिलक फंड की भी स्थापना की गई थी। देखो, इसके बारे में काफ़ी अच्छे से समझ लो कि जैसे असहयोग आंदोलन जब स्टार्ट हुआ था, यानी 1 अगस्त 1920 को स्टार्ट हुई थी इसकी असहयोग आंदोलन 1 अगस्त 1920 को शुरू हुआ था, तो इनकी मृत्यु 1 अगस्त को ही हो गई थी। बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु जो है 1 अगस्त को ही हो गई थी, लेकिन इन्होंने इसको असहयोग आंदोलन को पहले समर्थन काफ़ी दिया था। और ये असहयोग आंदोलन आपको पता होगा 1922 तक चला था। कब तक? 1922 तक चला था। जैसे आपको पता होगा, इस असहयोग आंदोलन को स्टार्टिंग की थी महात्मा गांधी ने 1 अगस्त 1920 को, लेकिन जो 5 फरवरी 1922 को चोरी चोरा कांड हुआ था गोरखपुर जिले में, उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में 5 फरवरी 1922 को पूछा जाता है चोरी चोरा कांड कब हुआ था? 5 फरवरी 1922 को। तो उसी कांड से आहत होकर के महात्मा गांधी के द्वारा इस आंदोलन को 12 फरवरी 1922 को इसको वापस ले लिया गया था। ठीक है, तो इसी वजह से ये समाप्त हो गया था। फिर आगे चल कर के अंग्रेज सरकार ने फिर महात्मा गांधी को ये उल्टा ही पड़ गया था, क्योंकि इन्हें फिर हिंसा भड़काने के विरोध में, हिंसा भड़काने के जुर्म में इन्हें गिरफ्तार कर लिया और 10 मार्च 1922 को महात्मा गांधी को 6 वर्ष की सज़ा सुना दी थी अंग्रेजों ने, पता होगा आपको। फिर इनकी आगे तबीयत खराब हो गई थी 5 फरवरी 1924 को, फिर इन्हें रिहा कर दिया गया था। तो ठीक है, समझ सकते हो। इसमें ये 1 सेकंड मिटा देता हूँ। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, बाल गंगाधर तिलक।
आगे देखो, निम्नलिखित में से किस एक आंदोलन के साथ अरुणा आसफ अली जुड़ी हुई थी? अरुणा आसफ अली किस आंदोलन से जुड़ी थी? तो देखो इसका सही जवाब है भारत छोड़ो आंदोलन, ऑप्शन डी भारत छोड़ो आंदोलन। और ये कब शुरू हुआ था भारत छोड़ो आंदोलन? इसके बारे में बता दूं, ये शुरू हुआ था 8 अगस्त 1942 को, और ये मुंबई से शुरू हुआ था। मुंबई का एक ग्वालियर टैंक ग्राउंड है, वहाँ से शुरू हुआ था, ठीक है। और इसी में महात्मा गांधी के द्वारा नारा दिया गया था, करो या मरो का, ठीक है। तो इसमें जैसे ये आंदोलन चला था तो इसके जो बड़े बड़े नेता थे तो उन सभी को अंग्रेज सरकार के द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया था, लेकिन जो कुछ बचे हुए थे जैसे अरुणा आसफ अली थी, तो इन्होंने भूमिगत रह करके ही उस आंदोलन का संचालन किया था, ऐसा कैसे समझ सकते हो, यानी भूमिगत छुप करके ही किया था इन्होंने। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी। आगे देखो, साइमन कमीशन की संस्तुतियों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? अब इसमें जो साइमन कमीशन आया था आप सभी को पता होगा, 8 नवंबर 1927 को ये अध्यक्षता में एक आयोग की इसकी यानी घोषणा की गई थी, और ये 1927-28 में ही भारत आ गया था, जो बम्बई में आया था, यानी उस टाइम का बम्बई वर्तमान का मुंबई में आया था। इसका काफ़ी विरोध हुआ था भारत में, और फिर इसने आगे अपनी रिपोर्ट 1930 में पेश की हुई थी। आप हिस्ट्री पढ़ लोगे तो अच्छे से समझ जाओगे, ठीक है। काफ़ी बड़ा है तो इसी वजह से नहीं बता रहा हूँ। तो देखो इसमें पहला है साइमन कमीशन की संस्तुतियों के संदर्भ में, पहला स्टेटमेंट देखो इसमें, सॉरी ऑप्शन ही है, एक सेकंड छोटा कर लो, कि जैसे देखो इसने प्रांतों में द्वैत शासन के उत्तरदायी सरकार द्वारा प्रतिस्थापित करने की संस्तुति क्या? देखो पहला है इसमें, इसने प्रांतों में द्वैत शासन के उत्तरदायी सरकार द्वारा प्रतिस्थापित करने की संस्तुति की थी। देखो इसके बारे में बताऊं कि जैसे साइमन आयोग है, ठीक है, ये क्यों भेजा गया था? देखो इससे पहले 1919 में भेजा गया था मोंटेगू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम, आपको पता होगा 1919 के जो भारत शासन अधिनियम भेजा गया था उसी को मोंटेगू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम कहते हैं, और 1909 के को कहते हैं मोल्लेमेंटो, ठीक है। तो ये 1919 का मोंटेगू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम भेजा गया। इसी के तहत 1919 से लेकर के 1935 तक, यानी 1919 से लेकर के 1935 तक लगाया गया था प्रांतों में द्वैत शासन। आप सभी को पता होगा इसके बारे में अच्छे से, ठीक है। ये द्वैत शासन लगाया गया, फिर इसी द्वैत शासन की समीक्षा करने के लिए ही इसको भेजा गया था साइमन आयोग को, यानी जो द्वैत शासन लगा था 1919 से 35 तक, उसकी समीक्षा करने के लिए भेजा गया था इसको, साइमन कमीशन को, ठीक है। ऐसे समझ सकते हो इसके बारे में। और फिर जो आगे चल के फिर इसकी जो इसने साइमन आयोग ने यानी साइमन कमीशन ने 1930 में अपनी रिपोर्ट पेश की थी, उसी रिपोर्ट पर चर्चा करने के लिए 1930, 31 और 32 में लंदन में 3 गोलमेज सम्मेलन किए गए थे। देखो पूछा जा सकता है कि साइमन आयोग क्यों आया था? तो जो द्वैत शासन लगा था प्रांतों में उसकी समीक्षा करने के लिए भेजा गया था इसको, साइमन आयोग को, द्वैत शासन की। और जो साइमन आयोग के द्वारा 1930 में अपनी रिपोर्ट पेश की गई थी, उसकी रिपोर्ट पर चर्चा करने के लिए 1930 में, 31 में और 32 में लंदन में 3 गोलमेज सम्मेलन किए गए थे, ठीक है। तो दोनों का कारण यानी रीजन समझ सकते हो क्यों बुलाया गया था, क्यों किए गए थे। अब देखो इसमें पहला दिया हुआ है कि इसने प्रांतों में द्वैत शासन के उत्तरदायी सरकार, एक सेकंड, उत्तरदायी सरकार प्रतिस्थापित करने की संस्तुति की थी। तो देखो यही सही हो जाता है, इसका ऑप्शन ए सही है। आगे देखते हैं, ये थोड़ा बड़ा क्या देखते हैं, चलो देखो देखते हैं इसे कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के वर्ष 1906 में विख्यात कोलकाता में अधिवेशन हुआ था। इसमें 4 संकल्प पारित किए गए थे, और सूरत में 1907 में हुआ था आगे, जिसमें कांग्रेस में विभाजन हो गया था, आपको पता होगा, गर्म दल और नरम दल में। और इन चारों अगले यानी जैसे कांग्रेस 1907 में हुए कांग्रेस के अगले अधिवेशन में इन चारों संकल्पों को स्वीकार करने तथा उन्हें अस्वीकृत करने के प्रश्न पर कांग्रेस में विभाजन हो गया था। तो जो वो 4 इसमें जो दिए गए थे संकल्प पारित किए गए थे, अब इसमें यह पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक संकल्प इन चारों संकल्पों में नहीं था। देखो चारों में कौन सा नहीं था? देखो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो 1906 का कलकत्ता में अधिवेशन हुआ था उसमें 4 प्रस्ताव पारित किए गए थे, आप सभी को पता होगा। एक था उसमें स्वदेशी था, उसमें एक स्वदेशी, एक बहिष्कार था, और एक था ये राष्ट्रीय शिक्षा, लेकिन ये बंगाल विभाजन को रद्द करना ये नहीं था। तो क्या था चौथा? उसमें चौथा था स्वशासन से जुड़े प्रावधान थे उसमें चौथे में, यानी स्वशासन, ऐसे समझ सकते हो। स्वदेशी, राष्ट्रीय शिक्षा और बहिष्कार और स्वशासन, ये 4 प्रस्ताव थे उसमें, ठीक है। तो यही नहीं था, याद रखना, इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए।
मृदा के स्वरूप तथा उपज के गुणों के आधार पर भूमि राजस्व का मूल्यांकन। दूसरा है युद्ध में चलती फिरती तोपों का उपयोग, तंबाकू और लाल मिर्च की खेती। उपर्युक्त में से कौन अंग्रेजों की भारत को देने, यानी भारत के द्वारा क्या दिया गया है अंग्रेजों के द्वारा भारत को। देखो मैं कभी कभी गलत बोल जाता हूँ तो उसे आप सुधार सकते हो, लिखा कुछ रहता है मैं कुछ बोल जाता हूँ, ठीक है। उपर्युक्त में से अंग्रेजों की भारत को क्या देने, यानी भारत के द्वारा क्या दिया गया था। जैसे पुर्तगालियों के द्वारा दिया गया था भारत को तंबाकू की खेती, उसी हिसाब से मानसून शब्द भी लाए थे पुर्तगाली, उसी हिसाब से। तो इसमें अंग्रेजों के बारे में पूछा है कि मृदा के स्वरूप तथा उपज के गुणों के आधार पर भूमि राजस्व का मूल्यांकन करना, ये दिया गया था क्या। तो देखो ये पहला जो है मृदा के स्वरूप तथा उपज के गुणों के आधार पर भूमि राजस्व का मूल्यांकन, ये तो अंग्रेजों से पहले ही था, तो ये तो होगा नहीं। युद्ध में चलती फिरती तोपों का प्रयोग, ये भी देखा होगा जब बाबर ने आक्रमण किया था अंग्रेजों से, तो काफ़ी पहले ही आक्रमण किया था बाबर ने 1526 में, तो बाबर ने ही प्रयोग कर ली थी तोपें तो ये भी नहीं होगा। तीसरा है तंबाकू और लाल मिर्च, तो ये भी नहीं होगा, तंबाकू तो पुर्तगाली लाए थे, सभी को पता होगा। और जैसे काली मिर्च ले गए तो पल्ली तरफ से वो लेकर के आए थे लाल मिर्च, तो ये भी गलत हो जाएगा। तो समझ सकते हो तीनों ही गलत हो जाते हैं। और ये जो आपके सामने जो मृदा का स्वरूप और उपज के गुणों का आधार है, ये भूमि राजस्व का मूल्यांकन जो है ये मध्यकाल से ही स्टार्ट हो गया था भारत में। तो समझ सकते हो ये तीनों ही गलत हैं, अंग्रेजों से संबंधित कोई भी नहीं है। ऑप्शन डी हो जाएगा इसका सही आंसर। भारत में चीनी का सबसे बड़ा उत्पादक है, कौन सा राज्य है भारत में चीनी का सबसे बड़ा उत्पादक। तो देखो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, उत्तर प्रदेश हो जाएगा चीनी का सबसे बड़ा उत्पादक। लेकिन ये पूछा जा सकता है कि सबसे अधिक किस राज्य में चीनी की मिलें हैं भारत में। देखो देखा जाए तो उत्तर प्रदेश में काफ़ी मिले हैं, वैसे 106 मिले हैं, लेकिन सबसे अधिक देखा जाए तो कहाँ पर है, महाराष्ट्र में। 134 चीनी की मिल कहाँ पर है, महाराष्ट्र में। और उत्तर प्रदेश में चीनी का तकरीबन 2011-12 के अनुसार देखा जाए तो 24% चीनी का उत्पादन करता है उत्तर प्रदेश। दूसरे नंबर पर महाराष्ट्र है, वो तकरीबन 20% के करीब उत्पादन करता है चीनी का। लेकिन विश्व में भी पूछा जा सकता है आपसे, विश्व में भारत दूसरे स्थान पर है, सबसे अधिक चीनी का उत्पादन करता है ब्राज़ील। लेकिन उपभोग कौन करता है, यानी चीनी का प्रयोग यानी खाने में ज़्यादा यूज कौन करता है, तो चीनी में भारत करता है, ठीक है। सही जवाब हो जाएगा इसका ऑप्शन डी। आगे देखो निम्न में कौन अनुषंगी नगर है, अनुषंगी नगर कौन सा है, यानी सैटेलाइट टाउन कौन सा है। क्या मुरादाबाद, गाजियाबाद, हैदराबाद या अहमदाबाद, सैटेलाइट टाउन कौन सा है सभी में। तो देखो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, गाजियाबाद जो है ये अनुषंगी नगर है। देखो अनुषंगी नगर किसे कह सकते हो, अनुषंगी नगर बता दूं, ऐसे नगर को कहेंगे हम जो बड़े नगर से, यानी जो वह नगर जो बड़े नगर से कार्यात्मक रूप से जुड़ा हो। जैसे देखो गाजियाबाद है दिल्ली से, यानी दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र से जुड़ा हुआ है, उसी वजह से कह सकते हो यह अनुषंगी नगर है। इसके अलावा दिल्ली है, गाजियाबाद है, नोएडा है, इसको औद्योगिकरण एवं आर्थिक वृद्धि का त्रिभुज भी कहा जाता है। दिल्ली, गाजियाबाद और नोएडा को क्या कहा जाता है, औद्योगिकरण एवं आर्थिक वृद्धि का त्रिभुज, क्योंकि ये दोनों छिपे हुए हैं और काफ़ी यहाँ पर औद्योगिकरण काफ़ी तीव्र गति से हो रहा है। इसके अलावा फरीदाबाद है, गुड़गांव है, सोनीपत है, दिल्ली के अनुषंगी नगरों में ही गिने जाते हैं। ये देखो सभी लगे हुए हैं, फरीदाबाद, गुड़गांव को गुरुग्राम भी कहा जाता है, सोनीपत भी है। दिल्ली के सभी अनुषंगी नगर हैं, दिल्ली महानगर है यानी बड़ा है सभी से, और ये सभी उससे लगे हुए हैं। आगे देखो भारत के किस राज्य में सर्वाधिक सिंचाई नलकूपों से होती है। भारत में सर्वाधिक जो सिंचाई है वो नलकूपों से होती है। देखो देखा जाए तो पूरे भारत में संपूर्ण रूप से देखा जाए तो सबसे अधिक जो सिंचाई होती है वो नलकूपों से ही होती है। और कितनी होती है, तकरीबन ये होती है 60 से 65% के करीब। सबसे अधिक नलकूपों से 60 से 65 के करीब परसेंट के करीब क्षेत्र पर जो सिंचाई योग्य भूमि है उस पर। उसके अलावा नहरों के द्वारा होती है, नहरों के द्वारा भी काफ़ी होती है, 24-25% के करीब। तालाबों से भी होती है, तालाबों से तकरीबन 3% के करीब पर होती है। स्पेशली देखा जाए तो तालाबों के द्वारा दक्षिण भारत में जैसे तमिलनाडु क्षेत्र है उस साइड में होती है। और कुछ अन्य साधन भी हैं जिनके द्वारा होती है 10-11% के करीब सिंचाई, ठीक है। तो समझ सकते हो सर्वाधिक सिंचाई होती है उत्तर प्रदेश में नलकूपों से। जहाँ समतल भूमि अधिक होगी तो उसी जगह पर नलकूपों का प्रयोग होगा। आगे देखो, एक सेकंड, आगे क्वेश्चन है सिंचाई ये हो गया। देश के, एक सेकंड, देश के किस प्रदेश में
सबसे अधिक जिले किस प्रदेश में सबसे अधिक जिले हैं, ये पूछा है। सबसे अधिक जिले किस में हैं? देखो यूपी के बारे में तो आपको पता रहना चाहिए अच्छे से, तो इसका सही जवाब यूपी ही है, क्योंकि यूपी में कुल 75 जिले हैं। और देखो तमिलनाडु में 37 हैं, महाराष्ट्र में 36 हैं, और मध्य प्रदेश सॉरी गलत लिख गया मैं, मध्य प्रदेश में 52 हैं, और महाराष्ट्र में 36 हैं, और उत्तर प्रदेश में 75 हैं। याद कर लेना सभी को। आगे देखो भारत में नगरीकरण से क्या होता है? क्या जन्म दर और मृत्यु दर दोनों घटती हैं? केवल जन्म दर घटती है, मृत्यु दर बढ़ती है? और जन्म दर और मृत्यु दर दोनों बढ़ती हैं। जन्म दर तथा मृत्यु दर दोनों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। अगर नगरीकरण होगा तो उसके द्वारा क्या होगा, देख बताओ। देखो जन्म दर और मृत्यु दर दोनों घटती हैं, यानी नगरीकरण होगा तो जन्म दर भी घटेगी और मृत्यु दर भी, क्योंकि नगर में देखा जाए तो अधिक शिक्षित पाए जाते हैं। जहाँ शिक्षा अधिक होगी तो वहाँ पर जन्म दर और मृत्यु दर कम ही पाई जाएंगे। भले ही लिंगानुपात कम पाया जाए, लेकिन जन्म दर मृत्यु दर भी कम पाई जाएंगी। अधिकतर आपने देखा होगा जितनी क्षेत्र शिक्षित हैं उस जगह पर लिंगानुपात कम ही पाया जाता है। जैसे गौतम बुद्ध है, गाजियाबाद है, इस क्षेत्र में देखोगे तो लिंगानुपात कम ही पाया जाएगा। भले ही जनसंख्या घनत्व तो नगरीकरण जहाँ होगा जनसंख्या घनत्व तो अधिक पाया ही जाएगा, क्योंकि बड़ी बड़ी बिल्डिंगें होती हैं तो उसी में रहते हैं। यानी एक बिल्डिंग पर देखोगे तो जैसे 100 वर्ग गज में बना दो, उस पर कर दो 20-30 मंजिल, तो उसमें कम से कम 300, 400, 200, 500 उस हिसाब से रह सकते हैं। लेकिन गाँव में देखेंगे आप तो 100 वर्ग गज क्या 500 वर्ग गज में भी एक घर बनेगा तो उसमें 5-6 जने ही रहेंगे बस। तो इस वजह से समझ सकते हो कि नगरीकरण जहाँ होगा वहाँ जनसंख्या घनत्व तो अधिक होगा, लेकिन नगरीकरण से जन्म दर और मृत्यु दर ये भी दोनों घटेंगी और लिंगानुपात भी कम पाया जाएगा। आगे देखते हैं अब कि भारतीय राज्यों में सर्वाधिक जनजाति जनसंख्या किस राज्य में है। अब इसमें 2 राज्य दिए हुए हैं तो देखना है जनजातीय जनसंख्या किस किस में है अधिक, सबसे अधिक। असम, त्रिपुरा, केरल, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। तो देखो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में देखा जाए तो सर्वाधिक जनसंख्या है भारत में जनजातियों की, और देखा जाए तो सबसे अधिक है मध्य प्रदेश में। ऑप्शन सी सही है इसका। आगे देखो निम्नलिखित राज्यों में से किसकी सर्वाधिक तटरेखा है। तो सबसे लंबी तटरेखा किसकी है? गुजरात की है। सबसे लंबी है तटरेखा गुजरात की। ये आप सभी को कर लेना चाहिए। कितनी है इसकी? तकरीबन 1600 किलोमीटर के करीब है। और इसके अलावा तमिलनाडु की भी काफ़ी है। तमिलनाडु की कितनी है? 1070-75 के करीब है, 1000 से ज़्यादा ही है। महाराष्ट्र की भी काफ़ी है, 700 कुछ है, 700 कुछ याद कर लेना, मैं समथिंग बता रहा हूँ। केरल की भी काफ़ी है, केरल की 600 के समथिंग है। थोड़ा देखो आगे पीछे हो सकता है, मोटे रूप से याद कर लेना, इतनी इतनी है बस, ठीक है। आगे देखते हैं आप। उत्तर भारत में उप हिमालय क्षेत्र के सहारे फैले समतल मैदानों को क्या कहा जाता है? उत्तर भारत में उप हिमालय के सहारे फैले समतल क्षेत्र को क्या कहा जाता है? देखो जैसे ये जो मैदान है उत्तर भारत का, यानी गंगा यमुना का मैदान, इसको बांट दिया हमने 4 भागों में, भावर, तराई, खादर और बांगर, ठीक है, उस हिसाब से बांट दिया है इसको। तो सबसे पहले जो समुद्र हिमालय से लगेगा ना वो भावर लगेगा। कौन सा? भावर। उसके बाद तराई लगता है। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। ऑप्शन डी भावर बिल्कुल सही हो जाएगा। भावर जो सबसे पहले यानी उप हिमालय के सहारे लगा हुआ है, यहाँ जहाँ पर कंकड़ पत्थर मोटे मोटे वो पाए जाते हैं, तो इसमें यहाँ पर आकर के नदियाँ जो हैं वो समाप्त हो जाती हैं। फिर आगे तराई के जो क्षेत्र है, दलदली एरिया, उसमें जा कर के दिखाई देती हैं। फिर आपका खादर आ जाता है और बांगर भी आ जाता है, और फिर एंड में डेल्टा वो जो वो आ ही जाता है। देखो केसर की सबसे अधिक मात्रा उत्पन्न होती है किस राज्य में सबसे अधिक, या किस क्षेत्र में सबसे अधिक केसर का उत्पादन होता है? देखो आपने केसर के बारे में पढ़ा होगा तो ये क्वेश्चन भी पढ़ लिया होगा। भारत में सबसे अधिक केसर उत्पादन करने वाला राज्य है कश्मीर। कौन? कश्मीर। कश्मीर में भारत में सबसे अधिक केसर का उत्पादन होता है। अच्छे से समझ लेना चाहिए आपको ये क्वेश्चन। और देखो ये जो केसर है भारत के अलावा स्पेन में भी होता है, यूरोप में देखा होगा, ईरान में भी होता है, ग्रीस, इटली, इन देशों में भी होता है। और देखो स्पेन और ईरान जो है ना, ये मिलकर के विश्व के कुल केसर का 80% उत्पादन करते हैं। कितना? अगर लगा दो आप 2 देशों को, स्पेन और ईरान को, तो ये समस्त विश्व के यानी संपूर्ण विश्व के 80% केसर का उत्पादन 2 ही देशों में होता है। किसमें? ईरान और स्पेन में। स्पेन की राजधानी आपको बतानी है कहाँ है, और स्पेन के खिलाड़ी मैं बता देता हूँ, राफेल नडाल।
विश्व में मदिरा का बृहत्तम उत्पादक है मदिरा यानी दारू। इसका सबसे अधिक उत्पादक देश कौन सा है? मदिरा सबसे अधिक उत्पादित कहाँ पर होती है? तो देखो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए फ्रांस। फ्रांस मदिरा का सबसे अधिक उत्पादक देश है। कौन? फ्रांस। आगे देखो, अधिपादप मुख्यतः पाए जाते हैं। अधिपादप जो है ये मुख्यतः कहाँ पाए जाते हैं? तो याद रखना, ये अधिपादप जो पाए जाते हैं ना, कोणधारी वनों में पाए जाते हैं। कहाँ? कोणधारी वनों में। तो ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा, कोणधारी वनों में पाए जाते हैं अधिपादप। कुल भौगोलिक क्षेत्रफल के संदर्भ में वनों का उच्चतम प्रतिशत मिलता है। देखो भौगोलिक क्षेत्रफल के हिसाब से देखा जाए तो वनों का उच्चतम प्रतिशत कहाँ मिलता है? सबसे अधिक जो वने किस राज्य में पाए जाते हैं प्रतिशत के हिसाब से? अच्छा क्वेश्चन है, ये बताना चाहिए आपको ये। तो देखो इसका सही, एक सेकंड पानी पी लेता हूँ। तो देखो ये जो वने प्रतिशत के हिसाब से देखा जाए तो सबसे अधिक पाए जाते हैं मिजोरम में, उसके बाद पाए जाते हैं अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, सबसे अधिक मिजोरम में, फिर अरुणाचल प्रदेश में। और जो एवरेज यानी दिया गया है वो तकरीबन देखा जाए तो प्रत्येक राज्य में कम से कम 33% वन तो होने ही चाहिए पूरे भारत में। अलग अलग राज्यों में देखा जाए तो या फिर पूरे भारत के 33% पर वन तो होने ही चाहिए, लेकिन ये तो काफ़ी कम है उस हिसाब से देखा जाए तो। और तकरीबन 17 राज्य ऐसे हैं जिनका जो क्षेत्रफल के हिसाब से देखा जाए तो 33% से अधिक क्षेत्रफल पर वन पाए जाते हैं। और तकरीबन यूपी में तो कम ही पाए जाते थे, जनगणना के अकॉर्डिंग देखें तो तकरीबन 6-7% के करीब थे, लेकिन अब वर्तमान में देखा जाए तो तकरीबन 10% के करीब हो लिए हैं, क्योंकि जो राज्य सरकारें हैं वो इसमें कदम उठा रही हैं। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा आपका? इसका सही जवाब हो जाएगा मिजोरम, ऑप्शन डी, मिजोरम। आगे देखो, निम्न में से कौन सही सुमेलित है? लोनार। लोनार कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में है क्या? तो देखो ये पहला तो महाराष्ट्र में है लोनार झील जो है, ये तो गलत है। नक्की पुलिकट झील कहाँ है? पुलिकट भी बताओ। पुलिकट है आंध्र प्रदेश और उसकी तमिलनाडु की सीमा पर है, तो ये भी गलत है। नक्की आपको बतानी है, नक्की कहाँ पड़ती है? और सही मैं बता देता हूँ, कोलेरू झील है आंध्र प्रदेश में। कहाँ है? आंध्र प्रदेश में पड़ती है ये। और ये स्वच्छ पानी की झील है, याद रख लेना, आंध्र प्रदेश में पड़ती है। और जो कृष्णा और गोदावरी का डेल्टा है ना, उसी के मध्य में स्थित है। और इसको वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी घोषित किया जा चुका है। कब? 1999 में घोषित किया जा चुका है इसको। और ये साइबेरियन जो क्रेन है या फिर पेंटेड स्टार्क है उसके प्रवासी पक्षी हैं ये, उसके लिए ये महत्वपूर्ण आवास स्थान है ये कोलेरू झील जो है। भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील वुलर झील है जो जम्मू कश्मीर में, और खारे पानी की है चिल्का उड़ीसा में। इन सभी को याद कर लें। सामर झील कहाँ है? वो राजस्थान में, वो भी प्रसिद्ध है। आगे देखो, निम्नलिखित में से कौन सी खरीफ फसल नहीं है? खरीफ फसल कौन सी नहीं है इसमें से? ये पूछा है। खरीफ की फसल बताओ। देखो खरीफ की फसल के बारे में ये बता दूं, पहले तो ये हिसाब लगा लो कि ये कब बोई जाती है। खरीफ की फसल बोई जाती है जून जुलाई में। अब उसी हिसाब से आप लगा सकते हो कि जून जुलाई में देखा जाए तो कौन सी फसल रहती है, यानी गर्मी के टाइम में कौन सी फसल रहती है। और रबी की फसल ठंड में बोई जाती है, और इन दोनों के मध्य में बोई जाती है जायद की फसल, तो उस हिसाब से देख सकते हो। देखो कपास कब बोई जाती है? कपास कब बोई जाती है ये बताओ पहले तो इसमें खरीफ की फसल नहीं है वो पूछा है। ठीक है, तो देखो कपास जो है ये तो खरीफ की फसल है, गर्मी के टाइम में ही देखा होगा, अधिकतर देखा होगा आपने। उमस भरा जो मौसम होता है यानी भीषण गर्मी जब पड़ती है उस टाइम में होती है ये। मूंगफली, मक्का, सरसों। देखो सरसों गेहूं के साथ बोई जाती है, देखी होगी आपने। तो ये उसमें ठंड के महीने में बोई जाती है, तो ये रबी की फसल हो गई। मक्का बाजरे के साथ बोई जाती है, देखी होगी आपने, कपास के साथ भी, तो ये गर्मी में बोई जाती है। मूंगफली भी ये खरीफ की फसल है, तो इसका ऑप्शन डी सही जवाब हो जाएगा। रबी की फसल है ये सरसों, ये खरीफ की नहीं है। आगे देखो, विश्व की निम्न पर्वत श्रृंखलाओं को उनकी लंबाई के अवरोही क्रम में रखना है आपको। विश्व की जो पर्वत श्रृंखलाएं हैं उसको आपको अवरोही क्रम यानी घटते क्रम में रखना है। सबसे पहले आपको लगाना है इसमें बड़ी को, जो सबसे लंबी पर्वतमाला है, ऊंची नहीं लंबाई में, ऊंची तो हिमालय है, सबसे लंबी कौन सी है? देखो सबसे लंबी कौन सी है विश्व की है? एंडीज, जो दक्षिणी अमेरिका में पड़ती है। कहाँ पर? दक्षिणी अमेरिका में पड़ती है एंडीज जो पर्वतमाला है। ठीक है, और इसकी लंबाई भी बता दूं आपको, तकरीबन इसकी लंबाई है समथिंग, इसकी बता देता हूँ, 4000
नहीं सॉरी 4000, मैं बोलता कुछ हूँ, 6437 किलोमीटर के आसपास है, याद आ गई मुझे, 6400 भी कर सकते हो इसको। और रॉकी पर्वत है, फिर रॉकी पर्वत कहाँ पड़ता है, रॉकी पर्वत बताओ कहाँ पड़ता है। तो देखो इसका जो ये दूसरा ऑप्शन डी दिया हुआ है इसमें, रॉकी, रॉकी जो पर्वत है ये उत्तरी अमेरिका में पड़ता है और इसकी तकरीबन 5000 या 5100 किलोमीटर के करीब लंबाई है, 5000 के करीब, ठीक है। और फिर ये तीसरे पर देख लो, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, ये कहाँ पर है, ये ऑस्ट्रेलिया में पड़ती है। ग्रेट बैरियर रीफ और ग्रेट डिवाइडिंग रेंज ये ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में और उत्तर पूर्वी ऑस्ट्रेलिया में पड़ती हैं। ग्रेट डिवाइडिंग रेंज तो ये पर्वतमाला है वहाँ की, और ग्रेट बैरियर रीफ विश्व की सबसे बड़ी प्रबल भित्ति है, ऑस्ट्रेलिया में पड़ती है। और तीसरे पर है हिमालय पर्वतमाला, इसके बारे में तो आपने काफ़ी पढ़ा होगा, तकरीबन 2500 के किलोमीटर के करीब है ये। तो सबसे पहले पर हो जाएगा 1, फिर दूसरे पर 4 हो जाएगा, फिर 2 हो जाएगा और एंड में हो जाएगा 3। तो 1 4 3 देखना है, 1 4 सॉरी घटते क्रम में लगाना है, 1 4 2, 1 4 2 कौन से में, 1 4 2 3 सही है, ऑप्शन बी 1 4 2 3। जब ग्रीनविच में मध्याह्न है, जब ग्रीनविच में मध्याह्न है यानी 12 बज चुके हैं और एक जगह का स्थानीय समय 5 बजे का है शाम का, एक जगह का तो 12 बजे का है और एक जगह का है 5 बजे का, तो निम्नलिखित में से कौन सा यामोत्तर है जिस पर उपरोक्त समय अवस्थित है, यानी जगह अवस्थित है, यह जगह कौन से यामोत्तर पर स्थित है कि उस जगह पर देखा जाए तो ग्रीनविच मध्याह्न 12 बज चुके हैं और वहाँ का अगर स्थानीय टाइम देखा जाए तो 5 बज चुका है। देखो भारत का जो टाइम है वो तो देखा होगा आपने, उससे ग्रीनविच से कितना आ गया, 5.5 यानी 5.30 घंटे आ गए है, ऐसे समझ सकते हो, 5 घंटे 30 मिनट। और भारत का जो टाइम लिया गया है वो आपने देखा होगा 82.5 है, 82.5 डिग्री है, कितना है 82.5, वहाँ पर देखा जाए तो तकरीबन ये 5.5 घंटे आ गए, और 1 डिग्री आगे होने पर 4 मिनट का अंतर हो जाता है। तो ठीक है, देखो भारत इसमें टाइम में 5 घंटे का अंतर है इस क्वेश्चन में, और भारत के टाइम में 4.5 घंटे का, वो 5.5 घंटे का, तो आपको 30 मिनट का टाइम वो जो डिग्री है वो कम करनी है। तो 5 इसमें 4 इसको क्या बोलते हैं, इसको 30 को कम करना है आपको। तो देखो तकरीबन देखा जाए तो ये 6-7 डिग्री के करीब कम हो जाएगा, लेकिन इसमें ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखा जाए तो ये 75 सही होगा बिल्कुल, क्योंकि 75 पश्चिम नहीं सॉरी पूर्व, क्योंकि भारत पूर्वी में पड़ता है ना, पूर्वी देशांतर में, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए 75 डिग्री पूर्वी देशांतर। तो ये यामोत्तर जो है ये 75 है, जिस पर ग्रीनविच टाइम तो 5 बजे का होगा और वहाँ का स्थानीय टाइम देखा जाए तो वो शाम के 5 नहीं, ग्रीनविच टाइम होगा 12 बजे का और स्थानीय टाइम होगा शाम के 5 बजे का। निम्नलिखित ग्रहों में से वह कौन सा ग्रह है जिसका कोई उपग्रह नहीं है, किस ग्रह का कोई उपग्रह नहीं है, तो ऑप्शन बी सही है इसका, बुध का कोई उपग्रह नहीं है और सबसे नज़दीक का ग्रह भी है ये बुध सूर्य के, याद रखना। निम्नलिखित में से कौन सा देश हीरे का सबसे बड़ा उत्पादक है, हीरा जो है सबसे अधिक उत्पादक कहाँ पर किया जाता है, हीरा काफ़ी फेमस है, कहाँ पर उत्पादित किया जाता है सबसे अधिक। देखो सबसे अधिक जो है विश्व में ये अफ्रीकी देश है बोत्सवाना, ये सबसे अधिक उत्पादक करने वाला देश है हीरे का। इसके अलावा ये रूस में भी काफ़ी उत्पादित किया जाता है, अफ्रीका में अंगोला और ऑस्ट्रेलिया में भी काफ़ी किया जाता है। किम्बर्ले की खान है एक अफ्रीका में, दक्षिण अफ्रीका में, वो काफ़ी फेमस है इसके उत्पादन के लिए हीरे के। अगर देखो संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के दक्षिण कैलिफोर्निया में स्थित मृतक घाटी यानी डेथ वैली निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है, जो डेथ वैली है, पहला तो ये क्वेश्चन है कि डेथ वैली कहाँ है यानी मृतक घाटी, तो संयुक्त राज्य अमेरिका के ये प्रांत है कैलिफोर्निया, इसके दक्षिण में पड़ती है, ठीक है। तो ये पूछा है इसका कि ये जो डेथ वैली है ये किसका उदाहरण है, क्या अपनतीय घाटी का, अविनतीय घाटी का, पूर्ववर्ती घाटी का या रिफ्ट घाटी का, क्वेश्चन नंबर 45 में बताना है आपको। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, रिफ्ट घाटी का ये उदाहरण है, किसका, रिफ्ट घाटी का, वो काफ़ी फेमस है, इसके बारे में याद कर लेना चाहिए आपको अच्छे से। देखो विश्व के 2 सबसे बड़े महाद्वीप हैं, कौन से हैं विश्व के सबसे बड़े महाद्वीप, सबसे बड़ा तो नहीं, विश्व के 2 सबसे बड़े सबसे छोटे महाद्वीप पूछा है, बड़े तो एशिया और अफ्रीका हो जाएंगे, सबसे छोटा कौन सा है फिर ऑस्ट्रेलिया है, उससे बड़ा कौन सा है ये देखना है, उससे बड़ा यूरोप है, ऑस्ट्रेलिया से बड़ा कौन सा है, यूरोप, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा इसका, ऑस्ट्रेलिया और यूरोप।
जैसे देखो अब वर्तमान में देखा जाए तो 7 महाद्वीप हो चुके हैं, आप सभी को पता होगा, एशिया, अफ्रीका, उत्तर अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया और ओशनिया। ठीक है, ओशनिया जो है। आगे देखो, दक्षिण एशिया का सबसे घना बसा देश कौन सा है? दक्षिण एशिया का सबसे घना बना देश पूछा है इसमें से, यानी सबसे अधिक घना बसा जनसंख्या घनत्व तो किस देश का है सबसे अधिक, ये पूछा है इसमें। कहने का मतलब जनसंख्या घनत्व तो किस देश का है, ना कि सबसे अधिक जनसंख्या। देखो सबसे अधिक तो भारत की है, लेकिन इसमें पूछा है जनसंख्या घनत्व तो किसका है सबसे अधिक। क्वेश्चन नंबर 47 के बारे में आपको बताना है। तो देखो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, मालदीव जो है इसका जनसंख्या घनत्व तो सबसे अधिक है। किसका जनसंख्या घनत्व? तो मालदीव का है। और कितना है? तकरीबन 2600 के समथिंग है, 2610-11 के करीब है। भारत का कितना है फिर? भारत का तो याद होगा आप सभी को, भारत का भी जनसंख्या घनत्व तो बताना है आपको कितना है, तो बता दूं भारत का है 382 है। और यूपी का भी पूछा जाता है कितना है? 829 है। देखो कोई अंतर नहीं है, याद करना आसान है यूपी और भारत के में। जैसे ये 29 है, इसमें 82 इसमें पहले है और इसमें एंड में है, तो इसके 3 के स्क्वायर को उत्तर प्रदेश के एंड में लगा दिया है और 3 इसमें पहले जोड़ दिया है, तो यही याद करना कितना आसान हो जाता है। ठीक है, समझ सकते हो इसे। आगे देखो, निम्नांकित में से कौन सा मुल्क दक्षिण एशिया का सर्वाधिक नगरीकृत है? सबसे अधिक नगरीकृत कौन सा देश है दक्षिण एशिया का? तो याद रखना ये है पाकिस्तान। ऑप्शन सी पाकिस्तान दक्षिण एशिया का सबसे अधिक नगरीकृत है। और देखो प्रतिशत में देखा जाए तो ये काफ़ी अधिक है, इसका तकरीबन 34% क्षेत्र जो है ये नगरीकृत है। और भारत का तकरीबन 27 है। कितना है? 27-28 के करीब है, काफ़ी ज़्यादा है। और भूटान तो काफ़ी कम है, भूटान का तो तकरीबन 8.9%, 8.5 या 9% के करीब है। भूटान तो फेमस है अपनी जैव विविधता के लिए भी। आगे देखो, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? फुलानी पश्चिमी अफ्रीका, बंतू सहारा, मसाई पूर्व अफ्रीका, नूबा सूडान। तो देखो ये आपके सामने जनजाति दी हुई हैं और यही देखना है, इसमें से 3 सही है मिलान और 1 गलत है। तो देखो ये बंतू जो है इसमें ऑप्शन बी में देख रहे होंगे, बंतू ये सहारा में नहीं पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है फिर? ये बंतू मध्य तथा दक्षिण अफ्रीका में पाई जाती है। और सहारा मरुस्थल अफ्रीका में कहाँ है? उत्तर में अफ्रीका में, यानी जो क्षेत्र हैं वहाँ के लीबिया, इजिप्ट में भी फैला हुआ है, नाइजर और इस तरह से और भी देश हैं वहाँ पर, उन क्षेत्रों में जैसे चाड है, सूडान वगैरह, इन क्षेत्रों में फैला हुआ है उत्तरी भाग में। तो ये जो फुलानी जनजाति है पश्चिम अफ्रीका में पाई जाती है, मसाई ये पूर्व अफ्रीका में, नूबा पाई जाती है सूडान में। आगे निम्नलिखित में से कहाँ विश्व का सबसे बड़ा प्रमाणित तेल भंडार स्थित है? किस जगह पर है जो भंडारित है? सबसे अधिक उत्पादन नहीं, भंडारित कहाँ सबसे अधिक खोजा गया है जहाँ पर सबसे अधिक तेल के भंडार हैं? तो देखो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, वेनेजुएला। जो दक्षिण अमेरिका महाद्वीप है उसका उत्तर पश्चिमी देश है वेनेजुएला। और एंजिल जलप्रपात जो है वो यहीं पर स्थित है, आप सभी को पता होगा, ये काफ़ी फेमस है, यहाँ पर खोजे गए। इसके बाद इसका अगर भंडार देखा जाए तो दूसरे स्थान पर सऊदी अरब है, पहले पर है वेनेजुएला विश्व में। ठीक है, और फिर देखा जाए तो इसमें कनाडा नहीं दिया हुआ है, तीसरे स्थान पर कनाडा। इस तरह से अमेरिका में भी काफ़ी है। तो आज की क्लास को मैं इतना ही रखता हूँ। कैसे लगे क्वेश्चन बताइए, आपको क्या समझ में हुआ, क्या समझ में आया, क्या कुछ सीखने को मिला? अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर करो वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, अगर नहीं किया है तो पढ़ते रहो। फिर कल मिलते हैं, अपने दोस्तों के बीच भी शेयर कर दो। ठीक है, कल मिलते हैं, फिर कल प्रैक्टिस सेट अच्छा लेकर के आऊँगा और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रखूँगा। आज ये 8 हो गया, कल 9वां आएगा। पढ़ते रहो, चैनल वो प्ले लिस्ट में जाकर के सभी मिल जाएंगे अगर पहले नहीं देखें। इससे अलावा एक सीरीज और है अधिकारी सीरीज के, वो भी 14-15 प्रैक्टिस सेट हैं, वो सभी भी आप देख सकते हो प्ले लिस्ट में जा कर के। ठीक है, तो पढ़ते रहो, बाय।